Hello friends, welcome to BCC classes. So friends, as you know, we are providing the complete solution for the ND, Navy, Air Force and other competitive exam. So हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे आपको ल्यूसेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। भाई सभी बच्चों की मांगे आ रही थी कि सर हमारा चैप्टर नंबर 28 मतलब लास्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दो प्लीज़, ये हमारा हो नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है। तो भाई सबकी मांगे तो मांगे भरनी ज़रूरी थी, तो इसलिए हम आपको अब क्या कराएंगे, चैप्टर नंबर 28 कोड 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई अब देखते हैं इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत पड़ने का भी तो पता होना चाहिए। भाई देखो, कोई बिंदु होता है, जैसे कि मैंने धरती पे कोई बिंदु लिया है, यहाँ मान लो एक प्लेस है, यहाँ पे कोई बिंदु लिया, मैंने कहा इसकी स्थिति बताओ, स्थिति क्या है। ये आप कहोगे कि ये एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस के बीच में यहाँ पे छिपा हुआ है कहीं। चलो ये तो आपने बता दी। अब कुछ ज़रूरत ऐसी भी तो होती है, जैसे तारा हुआ एक आसमान में, तारा ये हुआ आसमान मान लिया ऐसे करके, यहाँ पे कोई तारा होगा, इसकी स्थिति बतानी है। तो इसकी स्थिति कैसे बताओगे, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे, किस एक्सिस पे है। तो बेटा जो भी हमारे ब्रह्मांड में कोई पॉइंट लेते हैं उसे हम 3 एक्सिस पे लेते हैं। कौन से एक्सिस पे, 3 एक्सिस पे। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये वाला एक्सिस क्या होगा, इसका वाई एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, ये होगा जेड एक्सिस। तो ये कितना का वाई एक्सिस। इस वजह से हमने जरूरत पड़ी थी। भाई हम बाहर स्पेस में किसी मतलब बिंदु लेने लगे तो फिर क्या से निकालोगे, तो ये एक्स एक्सिस ये हुआ, इधर से क्या होगा ये जेड एक्सिस। तो ये है भाई, ये बीच वाला क्या वाला, इसे अब इसे क्या बोल दोगे आप, मूल बिंदु। मूल बिंदु ठीक है, मूल बिंदु क्या होगा 0 0 0, ठीक है, ये होगा मूल बिंदु। और इधर अगर मैं पूछ लूँगा कि भाई वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस के निर्देशांक बताइए आप, ये हो गए वाई एक्सिस के निर्देशांक, इसके एक्सिस के निर्देशांक, तो आप क्या बताओगे 0, मतलब वाई एक्सिस तो 0 ले लोगे, बी और 0। यहाँ से आप क्या करोगे ए 0 0, यहाँ से आप क्या करोगे 0 0 और सी। मतलब क्या है, कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे पूछेगा तो आपको पहली वाली वैल्यू रखनी है और सब क्या हो जाएगी 0। वाई एक्सिस पे पूछेगा तो आपको बी वाली वैल्यू रख, मतलब वाई वाली वैल्यू रख देनी, ये सब कुछ हो जाएगा 0। और यहाँ पे वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे पूछ लेगा तो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा बस, और सब क्या हो जाएगा 0। बस समझाने का हमारा तरीका ये था भाई, मेथड जो था बिल्कुल मेन, कि कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे पता लग जाए कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, 3D की जरूरत क्यों पड़ी। तो 3D का मतलब समझेगा 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 दिशा के साथ में, 3 विमीय बोल देते हैं, 3 विमीय 3 विमीय, ठीक है, इस तरीके से बोल देते हैं, तो 3 डायमेंशनल। चलो बेटा अब चलते हैं मैं अपने क्वेश्चन की ओर। भाई अब क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। चलो देखो बिल्कुल ऐसे समझा रखा है जैसे मैंने बताया अभी। जिसने बोला कि स्पेस में स्थित किसी भी बिंदु को निर्देशित करने के लिए 3 अक्षों की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बोल देते हैं। चलो आगे चल देते हैं। यूनिवर्स में स्थित किसी बिंदु को एक्स वाई जेड से निरूपित किया जाता है, ठीक है, कर देते हैं। मूल बिंदु का हम बोल देते हैं 0 0 बोल देते हैं, ये बताया, बिल्कुल सभी बता दिया। एक्स एक्सिस पे क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा। अब देखोगे एक्स वाई तल पे पूछा तो एक्स वाई पे केवल एक्स वाई और वाली वैल्यू ले लोगे, और दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ए अल्फा और बीटा कोमा 0, ये हो गया। इस तरीके से आप यहाँ से ले लोगे। तो आपको फिर आगे समझना है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट में दे रखा है कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को काटने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, एक समतल पर होती है। भाई 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, समतल का मतलब समझते हो आप, पहले मैं बता दो। चलो समतल मतलब कोई भी ऐसा प्लेन, कोई भी ऐसा प्लेन जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 बिंदुओं को ले सकते हैं और उनको मिला सकते हैं या कुछ भी करके, जिन पे हम 2 या 2 से अधिक या अनगिनत बिंदु ले सकते हैं। जिस प्लेन पे हम अनगिनत बिंदु ले सकते हैं उसे क्या बोल देते हैं, हम प्लेन बोल देते हैं, समतल बोल देते हैं, ठीक है, समझ में बात आई। तो वे देखते हैं 3 भिन्न बिंदुओं को से होकर एक और केवल एक समतल खींचा जा सकता है। 3 बिंदु से होकर केवल एक या एक समतल खींचा जा सकता है। 3 बिंदु मान लें कि एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, यहाँ, तो एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है इन बिंदु से। बात समझ में आई, किसी कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे चल देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यदि कोई सरल रेखा किसी समतलीय प्लेन पर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो उसमें क्या होगा, उस पर स्थित सभी रेखाओं पर क्या होगी, वो लंब होगी। भाई यदि कोई रेखा इस माने कोई स्ट्रेट लाइन किसी समतल पर, ये मान ली समतल है, इस पर लंब है, तो वो सभी के इसके प्रत्येक बिंदु पर लंब होगी। बताया था प्रत्येक रेखा पर लंब होगी जिस पर खींची जाएगी। बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक। इस तरीके से ये भी है कि यदि 2 प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं तो उस समतल पर भी लंब होगी। बिल्कुल जो बात ऊपर समझाई यही बात ये है। आगे चल देते हैं। 2 समतल बिंदु पर 2 समतलों का कटान एक सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन कहलाता है। देखो 2 समतलों का कटान, तो समतल पहले मान लीजिए ये होगा एक प्लेन होगा, इसमें मैंने 2 बिंदु लिए, एक समतल ए ले लिया, एक समतल बी ले लिया। अब इन दोनों का कटान कहीं पर भी ले लो आप, इन दोनों का कटान हमेशा एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा, एक सरल रेखा निकल के आएगा। समझ में बात आई। तो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा निकल के आएगा भाई 2 बिंदुओं का समतल। बात समझ में। चलो आगे देख लेते हैं कि
कोई सरल रेखा यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ क्रम से अल्फा बीटा और गामा का कोण बनाती है तो उसके जो द्विकोण या डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। याद रखना बेटा आपको, सबसे बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ, इजी चैप्टर है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जो मैंने फॉर्मूले आपको बता दिया, एक बार लर्न कर लो, आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है। और इन्हें क्या बोल देते हैं, इन्हें क्या बोल देते हैं, अगर इन्हें हम रेशो में बोलना चाहे कि इसके रेशो क्या होगा, तो एल और एम और एन, मतलब डायरेक्शन रेशो, ठीक है। और इनका जो रिलेशन होता है बिटवीन एल एम और एन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस, सॉरी बिटवीन नहीं, अमंग लगेगा। चलो आपका एक इंग्लिश का रूल भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, एल एम एन मैंने बोला दो या दो से अधिक के बीच में हम लगाते हैं बिटवीन, क्योंकि भाई इस चीज़ से मैं गुजरा हुआ, मुझे पता था किस तरीके से क्या होना है। भाई बिटवीन हर चीज़ को हर जगह रिलेट करते हैं, चलो बिटवीन का यूज़ करते हैं दो या दो से अधिक के लिए। अब यहाँ पे हमने तीन यूज़ किया, इसमें क्या बोल लूँगा, अमंग बोल लूँगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इंग्लिश का रूल भी क्लियर करा रहा है, समझने की बात है। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि बेटा मैं इस चीज़ से निकला हुआ हूँ, मुझे पता है कहाँ पे क्या यूज़ करना है, क्या करने से किस तरीके से कैसे किस चीज़ को कैसे कोरिलेट करके चलना है। तो यहाँ पे एल ओ एम एन तीन चीज़ थी, तीनों के लिए हम क्या करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे। बिटवीन का तो यूज़ होने का ही नहीं, तो हमने यहाँ पे बिटवीन बोला था तो थोड़ा गलती कर दी थी, अमंग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो बिंदु ए x1 y1 z1 और बी x2 y2 z2 से होकर जाने वाली सरल रेखा के द्विकोजीय या डायरेक्शन कोसाइन, या बोल सकते हो आप एल एम और एन, या आप बोल सकते हो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, बोल सकते हो ना। चलो गामा, तो यहाँ पे क्या होंगे द्विकोसाइन, ये होंगे यदि बिंदु किससे होकर जाते हो, ए दे रखे 2 पॉइंट से होकर जा रहा हो, ए क्या दे रखा है यहाँ पे, ए x1 y1 और z1 और बी क्या दे रखा है, x2 y2 और z2। तो क्या होगा, x2 अपॉन x1 पहला कोसाइन अपॉन आर, आर क्या है यहाँ पे बेटा, आर है इन दोनों के बीच की दूरी जो बिंदु दे रखी है, तो आर बराबर क्या है ए बी, तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ से क्या होगी वैल्यू, एक्स मतलब एल बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन आर, और m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन आर, और n बराबर z2 माइनस z1 अपॉन आर होगा। और r क्या होगा यहाँ से, r बराबर होगा ए बी। समझ में बात आई। चलो तो आगे चल देते हैं। तीन संख्या ए बी सी जो एल एम एन के समानुपाती या प्रोपोर्शनल है, वो एक ही वो क्या होगी, सरल रेखा का डायरेक्शन क्या उसे क्या कहते हैं, जो देखो ये जो एल है ना, एल और एम एन है ना, ये किसी सरल रेखा के ए बी सी जो पॉइंट देते हैं उनके क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी वो है प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है, तो ये क्या होंगे, एक ही सरल रेखा के डायरेक्शन रेशो कहलाएंगे। डायरेक्शन रेशो क्या बताया आपको, एल एम और एन, ये डायरेक्शन रेशो देखो जैसे मान लीजिए कोई सरल रेखा है, ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये दे रखी है एक सरल रेखा। मैंने बोला कि इसके डायरेक्शन रेशो बताओ, तो आप क्या बताओगे डायरेक्शन रेशो, ए अपॉन, ये देखो लिख रखा है आपके सामने, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ कोमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक इस तरीके से सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या आएंगे, इसके डायरेक्शन रेशो आएंगे, द्विकोजीय निकल के आएंगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये डायरेक्शन रेशो इस तरीके से निकालते हैं। वहाँ पे हमने द्विक कोसाइन निकाला, वो क्या निकालना, कोस थीटा बराबर क्या निकाल, कोस अल्फा या कोस बीटा कोस गामा, एल एम एन के बराबर होता है। यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का इनका रिलेशन होता है। बात समझ में आई। चलो इसने बोला आगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन देख लेंगे यहाँ पे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1 0 0, एक्स एक्सिस के तो 1 0 0 होंगे, इसके 0 1 1 और इसका 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 लास्ट में। अब देख लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस तरीके से, जो अगर तीन यहाँ पे देखा, ये मान ले ए है ये बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो कैसे निकाल लोगे अब, x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कब, जब वो क्या होगा, एक स्पेस में कोई बिंदु स्थित हो या क्या हो, 3D डायमेंशनल हो, ठीक है। चलो बिंदु ये दे रखे हैं x1, y1, z1 एवं x2, y2, z2 को जोड़ने वाला रेखाखंड यदि रेशो क्या है, m रेशो n है, अब उसे एक मतलब क्या करता है, वो अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित, ये ध्यान रखना, अंतः और बाह्य विभाजित में एक अंतर है, बस सिंपल, कुछ नहीं करना। वहाँ पे उसके फॉर्मूले में प्लस आ जाता है, इसके फॉर्मूले में माइनस आ जाता है। अगर वो अंतः विभाजित करा तो प्लस है और बाह्य विभाजित करा तो माइनस है। बात समझ में आई। चलो तो वाले बिंदु के नियामक बताने, तो क्या होगा यहाँ से, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कोमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। आगे देख लेते हैं m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, ये आ जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m रेशो n के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक
मतलब जो ये जो दे रखे हैं बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में बाह्य विभाजित करा। तो फॉर्मूला बताया क्या, m1 या m/n है ना, m/n है, तो यहाँ से क्या होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m-1, यहाँ से my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ठीक है, इस तरीके से mz2 nz1 अपॉन m-n। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है, इसलिए हमने क्या पे लिया, यहाँ पे क्या लिया, माइनस ले लिया। ठीक है, एक बात समझ आई। चलो आगे देख लेते हैं डेरिवेशन दे रखी है कि बिंदुओं x1 y1 z1 एवं x2 y2 z2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने। भाई देखो कितना सिंपल है। तो कैसे बता रखा है आपको, मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, मध्य बिंदु निकल के आ जाएंगे 3D डायमेंशनल में। बात समझ में। अब उस मतलब कोई त्रिभुज है, उसके बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, गुरुत्व केंद्र किस तरीके से निकाल लोगे, मान लिया कि उसके शीर्ष क्या है x1 y1 z1 और दूसरा क्या है x2 y2 z2, तीसरा x3 y3 z3, तो क्या होंगे निकल के इसका गुरुत्व केंद्र, या सेंट्रोइड बोल सकते हैं आप। क्या निकल के आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी भाई, नहीं होने की। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बिंदु x1 y1 z1 एवं x2 y2 z2 को जोड़ने वाले रेखा का डायरेक्शन रेशो बताना है हमें। तो डायरेक्शन रेशो बताने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, चलो हो गया यहाँ पे। चलो आगे देख लेते हैं कि उस सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाती है और जिसका डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L और M और N है। तो आपको बस कुछ नहीं बताना, उसका सरल रेखा का समीकरण किस तरीके से निकालेंगे हम इसे केवल रखकर। क्या, x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M और इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ये रखना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल। जब आप क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाओगे क्या बताया आपको। चलो अब देख लेते हैं भाई यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर, इसमें डेरिवेशन नंबर आगे देख रख ले। ये इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, बोल रहा है कि उस सरल रेखा का सदिश या वेक्टर इक्वेशन, जो सदिश समीकरण बताना है जो क्या एक ऐसी बिंदु से होकर जाता है जिसकी स्थिति क्या है, जिसकी वेक्टर पोजीशन या स्थिति सदिश क्या है, ए है, और एवं क्या है दूसरे सदिश वेक्टर बी के क्या है वो समांतर है। तो क्या होगा, r बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर। बट ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, एक बार बस आपको देख लेना है, सिंपल से माइंड में रख लेना है इसका। भाई मेमोरी तो फुल होने की नहीं, माइंड तो बहुत बड़ा है, मेमोरी तो फुल होने की नहीं। कभी सोच रहे यार मैंने याद कर लिया, मेरी मेमोरी लॉस हो जाएगी, फुल हो जाएगी, बस सब कैसे डिलीट करूँ, अपडेट करना पड़े। कुछ दिक्कत नहीं है बेटा, अपडेट ये अपडेट तो आप बचपन से पहले आपने पढ़ा भी होगा यार, 11th-12th में पढ़ा। अब आपको अपडेट ही तो चल रहा है, अपडेटिंग वर्जन दे रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु x1 y1 z1 एवं x2 y2 से z2 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ये होती है x माइनस x1। देखो बताया था आपको, स्ट्रेट लाइन करा रहा था तब भी, अभी बता रहा हूँ, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये होता है समीकरण सरल रेखा का, जो बिंदु दे रखे हो इस तरीके से। चलो आगे देख लेते हैं। दो बिंदुओं जिनका स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, मतलब सदिश समीकरण क्या होगा। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। बात समझ में आई, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। चलो, यदि थीटा वैसी दो सरल रेखाओं के बीच का कोण है जिनके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L1 M1 N1 एवं L2 M2 N2 और हो, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से देख लेंगे आप, एक बार देख लेंगे। अगर उसने L1 मतलब ये कोसाइन ये द्विक कोसाइन दे रखे हो, तो उसमें थीटा उनके बीच का एंगल निकालना है, तो किस तरीके से निकालना है। तो कोस थीटा बराबर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 अपॉन क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल, मतलब मल्टीप्लाई में क्या है, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ये बस आपको वैल्यू पुटअप कर देंगे, डायरेक्ट आपका कोस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब थीटा निकल के आ जाएगा यहाँ से। समझ में बात आई। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड एक घात समीकरण है, तो ये क्या होंगे, हमेशा एक समतल को क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। यदि एक्स मतलब कौन सी समीकरण, इसमें देखो एक घात में ना एक्स वाई जेड, तो ये क्या करेंगे, समतल को निरूपित करेंगे जहाँ ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है, ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। चलो एक्स वाई समतल पे क्या होता है, जेड बराबर 0, ये बात बताने की तो है नहीं। वाई जेड समतल पर क्या होगा, एक्स बराबर 0, और एक्स जेड समतल पे होगा वाई बराबर 0। ये तो आपको पता ही था पहले से, बचपन से सीख लिया था आपने। चलो क्या बोल रहा है, यदि किसी
समतल द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड क्या हो, ए बी सी हो, तो क्या बताना है उस सरल रेखा का समीकरण। भाई यार इस अब क्या हो गया, अब सर ये भी बता रहे हैं आप भाई स्ट्रेट लाइन में बताया तो था आपको, स्ट्रेट लाइन में यदि ये दो बिंदु के अंतःखंड काट रहा है एक्स और वाई पे, तो आपको बताया था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। और प्रश्न ने यहाँ के दे दिया 3 बिंदु का अंतःखंड, जब कौन सा 3D ज्योमेट्री पढ़े तो 3 पे तो काटेगा, अब 3 पे दे दिया तो आपको क्या बताना है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस आगे जो जेड एक्सिस वो जुड़ गया था जेड अपॉन बी। बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट रहा नहीं रहा। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बिंदु x1, y1, z1, फिर इसके आगे बाद x2, y2, z2, x3, y3, zd से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। समतल का समीकरण निकालने के लिए हम यहाँ पे इसे यूज़ कर लेंगे सारणिक को। ठीक है, ये सारणिक मतलब इसे डिक्रिमिनेंट को इसे हम यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x माइनस, यहाँ पे अपॉन में नहीं ऐसे अलग अलग, x माइनस x2, x माइनस x3, y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y3, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3 इक्वल टू 0 रख के चलेंगे। सोल्यूशन करने का आपको तरीका पता है इसका, किस तरीके से सोल्यूशन करते, पहले वाली रो और पहला वाला कॉलम ये वाली वैल्यू ली, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। आपको चैप्टर में करा दिया इसको, वो जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कर रहा था मैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपको कराया, उसमें आपको सब कुछ बता दिया कि दो मैट्रिक्स के मतलब एक मैट्रिक्स का कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट का कैसे सॉल्यूशन करते हैं बता रखा है आपको। तो ये चीज़ बताने की तो है नहीं भाई, बार बार मैं इस चीज़ को समझाओ जाऊँगा, इतने इंटेलिजेंट हो ये आपको समझ में आ जाती है एक बार में। ठीक है चलो आप समझ लोगे, वहाँ से देख लोगे, वीडियो देख लेना कुछ, अगर किसी बच्चे को डाउट आए फिर भी वो वाली है ना। चलो देख लेते हैं, आगे एक्सरसाइज कराऊंगा फिर वहाँ पे देख लेना क्या जादू चलेगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, यदि थीटा समतल ax1 प्लस by1 प्लस a1x प्लस b1y, थोड़ा सा स्पीड तो है ना मेरे बोलने की, थोड़ा सा स्पीड एकदम ऐसे हो जाती है, कॉन्फिडेंस में इतनी स्पीड से आ जाता हूँ मैं, पता नहीं लग पाता भाई, मैं थोड़ी स्पीड से हो रही है इसके लिए। तो क्या a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 के बीच का कोण बताना है। तो क्या से निकाल लोगे बेटा, कोण निकालने के लिए बता दे आपको, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला यूज करोगे a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। समझ में बात आई, समझ में आई, कोई डाउट नहीं है ना। चलो तो भाई आगे चल लेते हैं, क्या बोल रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बिंदु x1, y1, z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई p नहीं पूछ लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर लेंथ ये पूछ लिया, लंब की लंबाई। तो आप क्या कैसे निकाल लोगे, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। वैसे आपको बताऊँ ना एक बात, अभी पीछे वाले कौन सा चैप्टर कराया मैंने एक बार बताना जरा, पीछे कराया मैंने सर्किल, और सर्किल में बिल्कुल इसी पर बेस क्वेश्चन कराया है इस तरीके का कि ये मान ले वृत्त का केंद्र है, इस सरल रेखा पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते, नहीं निकाल लेते, बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली थी, तो वही तो फॉर्मूला लगाया था। और क्या फॉर्मूला लगाया था बताओ, ये बात भी समझना नहीं पड़ रही है। तो समझ में बात आई, क्या होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये किसके हो गए एक्स वाई जेड के मल्टीपल, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट नहीं है ना, कंप्लीट फॉर्म में डिस्कस कर लिया। अब आपको क्या करना है भाई, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो प्लीज़ यार। अब तो मैं कह भी रहा हूँ, आप कहते हो सर बोलते नहीं आप वीडियो में लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, भाई लाइक तुम करोगे मुझे पता है, मैंने समझाया दिया तो अच्छे से आपको समझ भी आ गया, बस आपको यार शेयर करना है भाई। देखो देख लो थोड़ी बहुत गुरु को दे दो दक्षिणा सी, गुरु दक्षिणा नहीं होती है वो, थोड़ी सी यहाँ पे शेयर वेयर करके मान लियो उसे, ठीक है। और बिल्कुल मज़े में पढ़ाते हैं भाई, इतना कोई हम बर्डन डालने की कोशिश नहीं करते। वीडियो को आपको अच्छे से शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसके क्वेश्चंस की, और मतलब बुक तो हमें कंप्लीट करनी हो तो आपको इसमें तो कुछ शक नहीं है, पर जो बच्चों की मांगे होती हैं उन्हें भरना होता है, ठीक है, वो मांगे भी तो भरनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम ये इसमें से मतलब हमने ये 3D करवा दिया आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 28 आपका हो गया। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट जो लाएंगे इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर आपकी इच्छा अनुसार जो आपकी मांग होगी वही हम आपको बताएंगे, मतलब वही कराएंगे। समझ में बात आई, कोई डाउट? ठीक है बेटा, माइंड मत करना, थोड़ा सा मेरा बोलने का मतलब तरीका वो नहीं है कि मांगे भर देंगे, मतलब मांगे आपके पूरी कर देंगे, समझ लेना, ठीक है। तो बच्चा आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है प्लीज़, ठीक है, बोल दिया। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।